वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्म का सिद्धांत, इसी का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से पढ़ा है। जो भी इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वो सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर याद नहीं रख पाते हैं तो प्लीज कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और सभी चीज को नोट करेंगे, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से मार्क्स ला पाएंगे, अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन किसी भी हाल में आपको याद रखना है, चाहे आप नोट बनाएं या ना बनाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बार बार पूछा जाता है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता क्या होती है। सबसे पहले आपको डिफाइन यहां क्या करना पड़ेगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है। डायरेक्टली आपको विशेषता नहीं लिखना है, नहीं तो फिर आपको नंबर छटने का ज्यादा चांस बनता है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है उसको थोड़ा सा डिफाइन करना है, उसका परिभाषा देना है, उसके बाद आपको उसकी विशेषता को लिखना है। तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यह बाजार का वह रूप है जिसमें क्रेता यानी बायर तथा विक्रेता की संख्या की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, कंपटीशन। मतलब जो कंपटीशन कहां चलेगा, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित होंगे, जहां ज्यादा से ज्यादा आर्थिक एजेंट यानी जो इकोनॉमिक एजेंट है वो उपस्थित होंगे, वहां क्या चलेगा, परफेक्ट कंपटीशन चलेगा। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता यानी बायर और सेलर की संख्या की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है, कितनी भी संख्या में हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में होती है क्रेता और विक्रेता पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता देखिए दो नाम हो गया, पूर्ण प्रतियोगिता अर्थात पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहलाता है, ठीक है, जिसमें बायर और सेलर की संख्या की कोई लिमिट नहीं होती, उसी को क्या बोलेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता या फिर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार बोलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इस बाजार में कोई एक क्रेता या विक्रेता के कारण बाजार की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह हुआ कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कोई एक क्रेता या विक्रेता, क्रेता का मतलब क्या होता है, खरीदने वाला, ठीक है, खरीदने वाला यानी कंज्यूमर, या फिर विक्रेता, विक्रेता भी एक कंज्यूमर होता है लेकिन वो सेलर यानी बेचने वाला, चाहे वो बेचने वाला क्या बेच सकता है, ये चाहे वो वस्तु को बेच सकता है, फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकता है और उसके बदले पैसा ले सकता है, ठीक है, रेवेन्यू ले सकता है, ये विक्रेता होगा, ठीक है। और क्रेता क्या होता है, वो चाहे क्रेता क्या करता है, वस्तु को खरीदता है या फिर सर्विस को, अपने सर्विस का इस्तेमाल करता है और उसके बदले में पैसा पे करता है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेता हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है कि एक क्रेता या फिर एक विक्रेता के कारण, अगर विक्रेता के कारण पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह हुआ कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कोई एक क्रेता या फिर कोई एक विक्रेता आता है या फिर बाहर चले जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, ठीक है। वे कीमत स्वीकारक यानी प्राइस एक्सेप्टर होते, प्राइस टेकर्स होते। कहने का मतलब ये हुआ कि कीमत स्वीकारक यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में हर एक चीज की कीमत फिक्स होती है, हर एक वस्तु का कीमत जो होता है वो फिक्स होता है, हर एक सर्विस का कीमत फिक्स होता है। तो वे कीमत स्वीकारक होते हैं, वे स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये वस्तु की कीमत इतनी है, ठीक है। अब चलिए इसकी आपको क्या लिखना है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता, क्योंकि आपको पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की मेन विशेषता पूछा गया, कैरेक्टर पूछा गया। तो सबसे पहली विशेषता आप क्या लिखेंगे कि बाजार में अधिक से अधिक क्रेता तथा विक्रेता उपस्थित रहते हैं। सही बात है, बाजार में सबसे ज्यादा अगर ज्यादा से ज्यादा क्रेता और विक्रेता उपस्थित रहते हैं, बाजार में उपस्थित क्रेता तथा विक्रेता को बाजार का संपूर्ण ज्ञान होता है, ठीक है, क्या सही बात है। परफेक्ट कंपटीशन कहां चलेगा, जहां सब कुछ को मालूम होगा, यानी क्रेता और विक्रेता बाजार में सब चीज के बारे में जानते हैं कि कौन सी वस्तु कितने रुपए में बेची जाती है, कितनी कीमत में बेची जाती है, कौन सा सर्विस यानी सेवा का कितना लागत है, कितना मतलब रेवेन्यू आता है या फिर उसका कितना मतलब देना पड़ता है, किसी सर्विस का इस्तेमाल करने पर, प्रयोग करने पर, किसी वस्तु को खरीदने पर कितना किसी वस्तु को खरीदने में कितना रुपया लगता है, बेचने का रेट कितना है, ये सारा चीज जो होता है क्रेता और विक्रेता को मालूम रहता है, ठीक है। जिसके कारण क्रेता को कोई ठग नहीं सकता है, मतलब क्रेता को कोई ठग नहीं सकता। विक्रेता को भी मालूम रहता है कि सब चीज पता है क्रेता को, हमको उसी के अनुसार चलना है, और क्रेता को भी मालूम रहता है कि विक्रेता जो हमको सामान दे रहा है तो इससे ज्यादा मतलब हमको कोई ठग नहीं रहा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि क्रेता और विक्रेता को बाजार का संपूर्ण ज्ञान होता है, पूरा नॉलेज होता है, सारा चीज वो जान करके तब बाजार में एंट्री करते हैं, ठीक है। तीसरा
आप विशेषता ये लिखेंगे कि कोई एक उत्पादक या फिर फर्म या फिर क्रेता या फिर विक्रेता बाजार पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। कहने का ये मतलब समझ गए ना। जस्ट मैंने आपको यहाँ बताया था कि कोई एक क्रेता या विक्रेता बाजार में बहिर्गमन करते हैं या फिर प्रवेश करते हैं, या फिर कोई एक उत्पादक बाजार में एंट्री करते हैं यानी प्रवेश करते हैं या फिर बहिर्गमन आउट ऑफ मार्केट हो जाते हैं, बहिर्गमन कर जाते हैं, तो उससे बाजार की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाजार पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है। कोई एक फर्म मिलकर के ये कोई एक फर्म कोई एक उत्पादक या फिर कोई एक क्रेता या विक्रेता बाजार में अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। ठीक है। चौथा आप विशेषता ये लिखेंगे कि बाजार में फर्मों का बहिर्गमन तथा प्रवेश स्वतंत्र रूप से होता है। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की सबसे बड़ी विशेषता ये है, सबसे बड़ी विशेषता कि कोई भी फर्म, कोई भी उत्पादक, कोई भी क्रेता, कोई भी विक्रेता आराम से अपने मन से आ सकता है, अपने मन से जा सकता है। ठीक है। अपने मन से एंट्री कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, अपने मन से आउट ऑफ मार्केट हो सकता है, बहिर्गमन हो सकता है। उस पर कोई मतलब रोक टोक नहीं होता है, कोई उस पर बैन नहीं होता है, कोई उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है, मतलब बिल्कुल फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है। तो ये क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता है। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आप अच्छा से डिफाइन करेंगे। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक फर्म की संप्राप्ति यानी रेवेन्यू बाजार कीमत तथा उसके बीच बेची गई, उसके द्वारा बेची गई मात्रा में क्या संबंध होता है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, संप्राप्ति यानी रेवेन्यू, यानी मार्केट में फर्म जो अपना वस्तु को बेचता है उससे जो पैसा प्राप्त होता है उसको बोलता है रेवेन्यू। ठीक है। और रेवेन्यू में यानी संप्राप्ति में उसका नफा भी होता है और पैसे जो कॉस्ट होता है, लागत वस्तु को बनाने में, वो दोनों ऐड होता है उसमें। ठीक है। रेवेन्यू नफा बाद में निकला जाएगा, यानी प्रॉफिट जो होता है वो बाद में निकाला जाता है। ठीक है। प्रॉफिट को पाई से सूचित करते हैं, या आगे इसी वीडियो में, इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक फर्म का संप्राप्ति बाजार कीमत तथा उसके द्वारा बेची गई मात्रा में क्या संबंध होता है, ये चीज को हम लोगों को देखना है। ठीक है। तो संप्राप्ति यानी आगम यानी रेवेन्यू किसको बोलते हैं, फर्म उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचती है और उससे क्या प्राप्त करती है, आगम यानी रेवेन्यू प्राप्त करती है। ठीक है। एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु बाजार की कीमत तथा फर्म की संप्राप्ति के बीच मध्य यानी क्या संबंध होता है। ठीक है। तो टीआर बराबर वाईपी, टीआर का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू। ठीक है। और पी का मतलब हो जाएगा इकाई वस्तु की कीमत, और वाई का मतलब क्या हो जाएगा कि वस्तुओं की संख्या, यानी इकाई वस्तुओं की संख्या, कितनी संख्या में वस्तु बेची जा रही है, तो ये क्या निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। जहां आपको यहाँ इंडिकेट कर दिया गया है, जहां कुल आगम यानी टीआर बराबर कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू, पी बराबर इकाई वस्तु की बाजार में कीमत, यानी एक वस्तु का बाजार में कीमत कितना है उस चीज को वहां लिखेंगे, और वाई बराबर फर्म द्वारा उत्पादित कुल वस्तु की मात्रा, यानी वाई यूनिट वस्तु का उत्पादित करती है, मतलब वाई अगर 20 हो जाएगा और एक वस्तु का दाम अगर पी अगर है 10 रुपया, तो वहां कितना हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। टीआर कितना निकल गया, 200 निकल गया, मतलब फर्म का संप्राप्ति कितना हो गया, आगम हो गया कितना, 200 रुपया हो गया। ठीक है। मतलब समझ गए, सिंपल सी बात है। तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन आप याद रखेंगे। ठीक है। मेन आपको यही रिलेशन पूछा गया, संप्राप्ति यानी टोटल रेवेन्यू ये हो गया, बाजार कीमत ये हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद बेची गई मात्रा आपका वाई हो गया। देखिए फिर समझिए आप थोड़ा सा, फिर दोबारा समझिए, संप्राप्ति आपका ये हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है आपका, बाजार कीमत आपका पी हो जाएगा और बेची गई मात्रा आपका वाई हो जाएगा। तो तीनों के बीच कैसा संबंध है, टी आर बराबर वाई इंटू पी। समझ गए, यही रिलेशन है, समझे। तो इसी चीज को आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, आपको यही फॉर्मूला पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, मेन यही फॉर्मूला पूछ रहा है। डायरेक्टली ये फॉर्मूला ना पूछ करके ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके ये फॉर्मूला ही पूछ रहा है। ठीक है। तो तीनों के बीच संबंध इस प्रकार आपको दर्शा देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतियोगी फॉर्म वस्तु की कीमत में परिवर्तन करके परिवर्तन के द्वारा कुल आगम को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है। यानी प्रतियोगी फॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतियोगी फर्म यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में जो फर्म है, जो उत्पादन करता है, वो फर्म कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकता है। प्रतियोगिता बाजार या फिर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार दोनों एक ही टाइप है ना, दोनों पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को ही प्रतियोगी बाजार कहते हैं ना। तो प्रतियोगी फॉर्म कौन सा फॉर्म हो जाएगा, जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में जो फॉर्म उत्पादन का कार्य करता है, वस्तु को बेचता है, उसको कहते हैं प्रतियोगी फॉर्म या फिर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फॉर्म। ठीक है। तो वो फॉर्म क्या कर सकता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में यानी प्रतियोगिता बाजार में सभी चीज मालूम होता है क्रेता और विक्रेता को।
और क्रेता और विक्रेता के अनुसार वहां चलना पड़ता है। यहाँ अपने मर्जी के अनुसार, अपने मन के अनुसार फर्म का मालिक कीमत को नहीं बदल सकता, कीमत को चेंजिंग नहीं कर सकता, कीमत को नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, तो वो क्या करेगा, अब वो उसको कुल आगम को मैं क्या करना है, चेंजिंग लाना है। अब इसको कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू को चेंजिंग करना है, टोटल रेवेन्यू को बढ़ाना है। ये फर्म का जो मालिक है ना, ये बेचारा का पैसा बहुत कम हो गया, ठीक है। ये क्या चाहता है कि कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू को बढ़ाना चाहता है। अब वो तो कीमत को नहीं बढ़ा सकता है, वस्तु की कीमत को तो बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट जो है पूरा कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बाजार है, प्रतियोगी फॉर्म है, प्रतियोगिता बाजार में मार्केट चल रहा है। अगर अपना फॉर्म का वस्तु जो है उसका दाम अगर बढ़ा देगा तो वो उसको खरीदेगा कोई नहीं, इसलिए कीमत में तो वो परिवर्तन नहीं कर सकता, मतलब कीमत को तो वो बढ़ा नहीं सकता। तो अब टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम कैसे बढ़ाएगा जिससे उसका पैसा बढ़े, जिससे उसका आमदनी बढ़े, तो वह केवल क्या कर सकता है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन ला सकता है। यानी उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के माध्यम से ही कुल आगम को प्रभावित कर सकता है, यानी कुल आगम को बढ़ा सकता है, ठीक है। अब क्या करेगा फर्म का मालिक, चलो ज्यादा से ज्यादा वस्तु को बनाओ, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो और वस्तु को बेचो और टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम की प्राप्ति करो, ठीक है। तो यहाँ वो ये चीज उसके हाथ में है, वस्तु का उत्पादन की मात्रा जो है इसमें परिवर्तन लाने का जो अधिकार है या फिर इसमें जो कंट्रोल है ये किसका है, फर्म का है, यानी फर्म के मालिक कर सकता है, यानी वस्तु का उत्पादन को मात्रा को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन कीमत में परिवर्तन नहीं ला पाएगा, क्योंकि कीमत में परिवर्तन जो करता है क्रेता और विक्रेता और मार्केट की स्थिति के अनुसार होगा, ठीक है। तो समझ गए, आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया, कीमत रेखा के बारे में। कीमत रेखा यानी प्राइस लाइन क्या होता है, सिंपल सी बात है। तो ये जो होता है ये बाजार कीमत तथा फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु इकाई के स्तर के मध्य संबंध दर्शाता है, रिलेशन को दर्शाता है। ये कीमत रेखा तो जस्ट लाइक स्लोप, यानी स्लोप में क्या होता है, आपको ग्राफ में ये सब चीज पढ़ाया जाएगा। तो कीमत रेखा एक लाइन होगा यानी रेखा होगा जो क्या करेगा, ये बाजार कीमत पर, बाजार कीमत तथा फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु इकाई के स्तर के मध्य, यानी बाजार का कीमत क्या है और वस्तु जो बेची जाती है, उत्पादित वस्तु बाजार के स्तर पर, उसके बीच के जो रिलेशन होते हैं, जो संबंध होते हैं, उसी चीज को दर्शाएगा कीमत रेखा, ठीक है। या उत्पाद कीमत तल में अलग अलग उत्पाद मात्राओं के लिए खींची गई रेखा कीमत रेखा कहलाती है, ठीक है। यानी उत्पाद कीमत तल में अलग अलग मात्राओं के लिए खींची गई रेखा कीमत रेखा कहलाती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म की कीमत रेखा एक मांग वक्र के समान रेखाएं होती है, यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो होता है एक फर्म की कीमत रेखा एक मांग वक्र समान रेखा के बराबर होती है। ये चीज आप याद रखेंगे। कीमत रेखा सिंपल सी लाइन है, प्राइस लाइन यानी सिंपल सा थोड़ा सा लाइन, एक दो लाइन आप याद रखेंगे, उसके बारे में आपको आराम से आंसर देना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछा गया कि एक कीमत स्वीकारक फर्म का बाजार कीमत तथा औसत संप्राप्ति में क्या संबंध है। सिर्फ वही क्वेश्चन घुमा फिरा के, हमेशा कीमत स्वीकारक औसत संप्राप्ति, मतलब आपका जो चैप्टर में क्वेश्चन जो आएगा इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको अच्छा तरह से हर एक वर्ड को पहचानना है, हर एक वर्ड को जो डेफिनेशन है उसको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन जो कह रहा है वो आपको डिफाइन इस प्रकार करना है कि औसत आगम या फिर औसत संप्राप्ति। आगम का मतलब वही होता है, संप्राप्ति का मतलब होता है वही आगम, ठीक है, यानी रेवेन्यू। तो औसत यानी एवरेज की जहां बात की जाती है तो वहां आपको पता है कि टोटल इकाई से भागा दिया जाता है, टोटल यूनिट से भागा दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। एक कीमत स्वीकारक फर्म बाजार कीमत तथा औसत संप्राप्ति में क्या संबंध है, ठीक है। अब देखिए बाजार कीमत, एक कीमत स्वीकारक फर्म का, अब यहां देखिए ये लाइन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहां देखिए पहला कीमत, ये बाजार कीमत और औसत संप्राप्ति, बाजार कीमत और औसत संप्राप्ति। अब बाजार कीमत को P से इंडिकेट करते हैं और औसत संप्राप्ति को AR यानी एवरेज रेवेन्यू से इंडिकेट करते हैं। औसत संप्राप्ति निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, यानी टोटल औसत संप्राप्ति कैसे निकलेंगे, टोटल संप्राप्ति बटे क्या करेंगे, टोटल मतलब यूनिट, टोटल क्या करेंगे, यूनिट करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है औसत संप्राप्ति निकालने का, TR/Q। क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब टोटल यूनिट। औसत जहां बात की जाती है, मतलब आप तो समझते हैं ना, जहां भी औसत निकालने की बारी आती है तो वहां टोटल यूनिट से भागा दिया जाता है। टोटल मतलब संख्या से, टोटल वस्तुओं की संख्या से भागा दिया जाता है, तभी आपका क्या निकलेगा, औसत संप्राप्ति निकलेगा। संप्राप्ति में, टोटल संप्राप्ति में क्यू से भागा देंगे, टोटल इकाई से, वस्तु की इकाई से भागा देंगे, औसत संप्राप्ति निकलेगा, एवरेज रेवेन्यू निकलेगा, ठीक है। और बाजार कीमत को P से इंडिकेट करते हैं, समझ गए है ना। अब चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको औसत संप्राप्ति को डिफाइन करना है। डायरेक्टली आपको आंसर नहीं लिखना है, अन्यथा आपका नंबर कटने के चांस, छटने के चांस ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, औसत
आगम या फिर औसत संप्राप्ति यानी एवरेज रेवेन्यू को लिखेंगे। एवरेज रेवेन्यू का डेफिनेशन लिखेंगे तो औसत संप्राप्ति यानी कुल संप्राप्ति यानी टीआर, टोटल रेवेन्यू तथा फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु यानी निर्गत। निर्गत का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु उत्पादन करती है, जो वस्तु को बना करके फर्म बेचती है मार्केट में, उसको करते हैं निर्गत। और आगत का मतलब क्या होता है, जो कच्चा माल कच्चा वस्तु का इस्तेमाल करते हैं फर्म, जैसे कि आगत जो होता है वो उसका इस्तेमाल करके फर्म आगत का इस्तेमाल करके निर्गत बनाते हैं। ठीक है, आगत जाता कहाँ है, फर्म में, निर्गत जाता कहाँ, मार्केट में। ठीक है, आगत फर्म में एंट्री करता है और निर्गत फॉर्म से मतलब आउट हो जाता है, मतलब बाहर होता है। ठीक है, निर्गत को क्या बोलते हैं, पक्का माल तैयार, और आगत को क्या बोलेंगे, एक तरह से साधन, यानी वस्तु को बनाने के साधन, यानी रॉ मेटल बोलेंगे आगत को। और ये है निर्गत, यानी वस्तु की कुल इकाई के मध्य के अनुपात को क्या बोलेंगे, औसत संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब गणितीय रूप में हमको दर्शाना है। गणितीय रूप में औसत संप्राप्ति ने एवरेज रेवेन्यू को तो कुल संप्राप्ति बटे क्या करेंगे, उत्पादन मात्रा। कुल संप्राप्ति मैंने आपको जस्ट यहाँ भी बताया कि एक तरह से टोटल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, TR/Q, और P से किसको इंडिकेट करते हैं, बाजार कीमत को इंडिकेट करते हैं। लेकिन गणितीय रूप में आपको इस प्रकार डिफाइन करना है, क्योंकि आपको यहाँ क्या पूछा गया, संबंध पूछा गया, किस किस के बीच, बाजार कीमत और औसत संप्राप्ति के बीच संबंध पूछा गया। ठीक है, तो औसत संप्राप्ति निकाल जानते हैं, औसत संप्राप्ति क्या होता है, कुल संप्राप्ति बटे क्या करेंगे, उत्पादन मात्रा। ठीक है, तो औसत संप्राप्ति ने एवरेज रेवेन्यू, AR इसको इंडिकेट कर सकते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू, औसत संप्राप्ति। तो AR कर दिए, AR बराबर कर दिए P इंटू Q। कुल संप्राप्ति निकालने का फॉर्मूला चूंकि मैंने यहां लिख दिया है, चूंकि कुल संप्राप्ति बराबर P इंटू Q। P का मतलब हो जाएगा आपका प्राइस, P का मतलब क्या हो जाएगा, एक वस्तु का एक यूनिट का प्राइस, यानी कि ये कौन सा प्राइस है, ये कौन सा प्राइस है, P जस्ट मैंने अभी बताया था कि बाजार कीमत, एक वस्तु का बाजार कीमत, एक वस्तु का बाजार कीमत, एक वस्तु का कीमत बाजार कीमत पर। ठीक है, नहीं बाजार पर, तो P से इंडिकेट करेंगे। और Q जो है टोटल बेची गई वस्तु की मात्रा, यानी टोटल बेची गई वस्तु की मात्रा को गुना कर देंगे एक वस्तु की कीमत से, तो टोटल रेवेन्यू ना निकलेगा, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा ना, यानी TR जिसको बोलते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ TR ना लिख करके P इंटू Q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बटे, ये मतलब ये भागा जो है, ये बटे यहाँ बैठा दिए, ला करके सेम टू सेम आकर के बैठेगा ना, ये आकर के सेम टू सेम बैठेगा, यहाँ बैठा दिए। और नीचे उत्पादन की मात्रा, तो उत्पादन की मात्रा जो है वो फर्म कितना उत्पादन करती है, Q मात्रा उत्पादन करती है, Q मात्रा उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, P इंटू Q हो जाएगा ना, P इंटू Q अपॉन Q हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे Q कट जाएगा, ऊपर नीचे Q कटा, तो बचा क्या, P बचा। तो AR बराबर आपका क्या निकल गया, P निकल गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AR यानी एवरेज रेवेन्यू यानी औसत संप्राप्ति बराबर इकाई वस्तु की बाजार कीमत। ये क्या है, P जो आपका लास्ट में बचा है वो तो इकाई वस्तु की बाजार कीमत है ना, ये Q और Q ऊपर नीचे तो कट गया पूरा, तो अतः औसत संप्राप्ति प्रति इकाई वस्तु की बाजार कीमत है। ये अब रिलेशन निकल गया, आपको रिलेशन दर्शाना था कि बाजार कीमत और औसत संप्राप्ति में क्या संबंध है। तो बाजार कीमत और औसत संप्राप्ति में इस प्रकार का संबंध है, औसत संप्राप्ति बराबर एक वस्तु की बाजार कीमत। ठीक है, या फिर ये लाइन आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बात बराबर है। लेकिन जहां तक अगर ये लाइन आप लिख देंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं छटेगा, नंबर छटने का कोई चांस नहीं बनता है। ठीक है, तो AR बराबर इकाई वस्तु की बाजार कीमत। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 5 काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा सीमांत संप्राप्ति में क्या संबंध है। सिर्फ रिलेशन पूछा जाएगा, यहां से आपको क्वेश्चन तो आएंगे, क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, इसी में से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये तो कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को याद रखना है, सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। ठीक है, तो एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा सीमांत संप्राप्ति में क्या संबंध होता है। कीमत स्वीकारक फर्म, बाजार कीमत और सीमांत संप्राप्ति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, औसत संप्राप्ति। यहाँ देखिए आपका ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ था आपका बाजार कीमत और औसत संप्राप्ति, यही क्वेश्चन है। यहाँ बाजार कीमत था और औसत संप्राप्ति था, यहाँ औसत की जगह आपको कर दिया सीमांत। यहाँ भी बाजार कीमत है और यहाँ सीमांत कर दिया, मतलब सीमांत संप्राप्ति और बाजार कीमत के बीच क्या क्या संबंध होता है, ये सारा चीज आपको डिफाइन करना है, इस चीज को आपको निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका चेंज हुआ है एक वर्ड के कारण, सिर्फ यहाँ सीमांत
सीमांत लग गया, तो सीमांत संप्राप्ति को सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सीमांत संप्राप्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, जिसको एमआर से सूचित करते हैं, एमआर यानी मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय बढ़ाने पर कुल आगम में वृद्धि सीमांत संप्राप्ति कहलाती है। सीमांत संप्राप्ति निकालने का फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखना है कि सीमांत संप्राप्ति बराबर N1 मतलब N1 इकाइयों से प्राप्त कुल आगम माइनस करेंगे N1 माइनस 1 इकाइयों से प्राप्त कुल आगम, ठीक है। इस प्रकार आप क्या करेंगे, सीमांत संप्राप्ति निकालेंगे तो MR बराबर निकल जाएगा TRN1, ठीक है, माइनस TRN1 माइनस करेंगे TRN1 माइनस 1, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, MR निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए TR आपको निकालना है, यानी TR आपको किसका निकालना है, N1 का, N1 इकाई का, N1 इकाई, ठीक है। ये N1 का मतलब ये नहीं कि एक वस्तु, मतलब N1 बहुत सारे वस्तु को इंडिकेट करता है। N1 जो है नंबर ऑफ गुड्स यानी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स, ठीक है, यानी वस्तु की इकाई को इंडिकेट करता है N1, ठीक है। तो TRN1 क्या करेंगे, TRN1 टोटल रेवेन्यू आपको निकालना है। तो N1 आपका यूनिट है, कितना यूनिट है, ये एक यूनिट नहीं है, N1 एक यूनिट को नहीं दर्शाता, ये एक से ज्यादा यूनिट को दर्शाता है। तो TR आपको निकालना है, तो N1 कर देंगे गुना P कर देंगे, एक यूनिट का जितना कीमत होगा तो TR निकल जाएगा, तो P इंटू N1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो P फिर करेंगे P, ये TR जो है आपको TR मतलब टोटल रेवेन्यू निकालना है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू आपको N-1 माइनस 1 का निकालना है टोटल रेवेन्यू, तो P से दोनों को गुना कर देंगे, P को यहाँ ब्रैकेट से गुना कर दिए, ठीक है। अब देखिए P इंटू N1 तो क्या हो जाएगा, PN1 माइनस माइनस पहले बैठ जाएगा, ठीक है, P इंटू N1, ठीक है। तो PN1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू इसके आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, उसके बाद माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, P इंटू 1 बराबर P हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस आपका कट गया, तो MR बराबर P निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या निकल गया, इस प्रकार कीमत स्वीकारक फॉर्म का सीमांत संप्राप्ति वस्तु की प्रति इकाई कीमत के समान है, ठीक है। MR बराबर P निकला और AR बराबर भी आपका यहाँ क्या निकला था, P निकला था, MR बराबर P, AR बराबर P, ठीक है। इस प्रकार आपको याद रखना है, दोनों चीज क्या निकला, P ही निकला लास्ट में कट के, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फॉर्म की सकारात्मक उत्पादन करने की क्या शर्तें हैं, ठीक है। तो लाभ जो होता है, लाभ को सबसे पहले इंडिकेट करना है, लाभ क्या होता है फॉर्म का, उसको आपको डिफाइन करना है, प्रॉफिट डिफाइन करना है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो निश्चित विक्रय अवधि में कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत के मध्य अंतर को क्या बोलेंगे, फॉर्म का लाभ बोलेंगे। लागत का मतलब होता है वस्तु को बनाने में जितना रुपया लगा, जितना रुपया उसको खर्च करना पड़ा, उसको वो होता है लागत, ठीक है। और वो वस्तु बन के जो तैयार हो जाता है, उसको जो बेचा जाता है मार्केट में, टोटल पैसे की जो प्राप्ति होती है उसको कहते हैं कुल संप्राप्ति। यानी कुल संप्राप्ति में दोनों चीज रहेगा इसमें ऐड, इसमें लागत भी रहता है, इसमें फायदा भी यानी प्रॉफिट लाभ भी रहता है, ठीक है। कुल संप्राप्ति में दोनों का मिलन है, क्या क्या है कुल संप्राप्ति में, ये इसमें लाभ भी होता है यानी प्रॉफिट भी होता है, और इसमें आपका क्या होता है, कॉस्ट भी होता है, ठीक है। कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इसमें ऐड रहता है कुल संप्राप्ति में। और कुल लागत जो है ये सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ वस्तु को बनाने में जो जितना रुपया खर्च होता है उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट यानी TC यानी कुल लागत बोलते हैं। अगर हम कुल लागत और ये दोनों के बीच का अंतर को निकाल लेंगे, कुल संप्राप्ति यानी कुल संप्राप्ति जितना पैसा प्राप्त हुआ वस्तु को बेच करके मार्केट में, और उसमें घटा देंगे कुल लागत को यानी वस्तु को बनाने में जितना खर्च लगा, तो क्या लाभ नहीं निकल जाएगा। तो मतलब ये दोनों का अंतर है ना। तो निश्चित विक्रय अवधि में कुल संप्राप्ति और कुल लागत के मध्य अंतर को क्या बोलेंगे, फॉर्म का लाभ बोलेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात की फॉर्म का लाभ को जो इंडिकेट किया जाता है, पाई से इंडिकेट किया जाता है, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। पूछा जाता है बार बार कि फॉर्म का लाभ को किससे इंडिकेट किया जाता है, तो पाई से इंडिकेट किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, पाई बराबर क्या हो जाएगा, TR माइनस TC। TR क्या है, टोटल रेवेन्यू, और TC क्या है, टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कुल संप्राप्ति पता है आपको, कुल संप्राप्ति क्या होता है, टोटल कॉस्ट पता है, दोनों का अंतर निकालेंगे, आपका क्या निकल जाएगा, लाभ यानी फॉर्म का लाभ निकल जाएगा पाई से, जिसको इंडिकेट करते हैं। तो पाई बराबर TR माइनस TC, ठीक है। फॉर्मूला को रटना नहीं है, इसके बेस्ड आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है बोर्ड आपका बुक में, उससे क्वेश्चन रिलेटेड है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यदि उत्पादन धनात्मक हो तो उस उत्पादन स्तर पर अधिकतम लाभ की शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है कि सीमांत संप्राप्ति तथा सीमांत लागत आपस में बराबर होनी चाहिए, सीमांत लागत में वृद्धि हो, ठीक है। ये दोनों शर्त हैं। यदि
उत्पादन धनात्मक हो तो उस उत्पादन स्तर पर अधिकतम लाभ करने की शर्त है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि एक कीमत स्वीकारक फर्म का कुल संप्राप्ति वक्र ऊपर की ओर परवलता वाली सीधी रेखा क्यों होती है? यह वक्र उद्गम से होकर गुजरती है, क्यों गुजरती है यह आपको बताना है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, को बच्चे का पसीना निकल जाता है, ऐसा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी होते हैं एनसीईआरटी के, लेकिन सिर्फ आपको समझना है, धैर्य रख करके पूरा आपको समझना है और हर एक क्वेश्चन को आपको डील करना है, चाहे वो कोई भी सप्लीमेंट्री का एग्जाम, कोई भी आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आपका टेस्ट एग्जाम ही बोर्ड एग्जाम से पहले भी आपका स्कूल में एग्जाम लिया जाता है, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए, हर हाल में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, देखिए आपको इस प्रकार लिखना है कि शून्य उत्पादन स्तर पर कुल संप्राप्ति शून्य होता है, शून्य उत्पादन स्तर पर। अब देखिए इसमें तो बच्चा भी आंसर देगा ना, शून्य उत्पादन, कोई चीज का उत्पादन करता ही नहीं है, फॉर्मा का मालिक बैठा बैठा है, कोई सामान का उत्पादन करता ही नहीं, तो उसको संप्राप्ति कहां से मिलेगा भाई? उसको टोटल रेवेन्यू पैसा मिलेगा कहां से? जब वस्तु का उत्पादन करेगा, वस्तु को बेचेगा, तब ना उसको संप्राप्ति मिलेगा जी। यहां शून्य उत्पादन पर कुल संप्राप्ति शून्य होता है, तो बात जाहिर है, ये सही है। बच्चा भी कहेगा कि वस्तु नहीं बनाता है, कोई वस्तु है, कोई मतलब कंपनी है, वस्तु का निर्माण नहीं करती है, वस्तु को नहीं बेचते, तो उसको टोटल रेवेन्यू नहीं मिलेगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा। उसको पैसा कहां से होगा? प्राप्ति, बाजार में वस्तु को बेचेगा तभी ना उसको पैसे की प्राप्ति होगा। तो शून्य उत्पादन पर शून्य यानी कुल संप्राप्ति भी शून्य होता है। कुल संप्राप्ति मूल बिंदु से आरंभ होता है, जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है कुल संप्राप्ति भी बढ़ती है। सही बात है, अगर जैसे जैसे फर्म अगर उत्पादन में वृद्धि करेगा, वस्तु को ज्यादा से ज्यादा बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा वस्तु को बनाएगा, मार्केट में बेचेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेगा कि ज्यादा वस्तु को बनाओ और भी वस्तु का उत्पादन करो और भी वस्तु को बनाओ और भी मार्केट में वस्तु को बेचेंगे, उससे क्या होगा? जितना ज्यादा वस्तु को वृद्धि करेगा, बनाने में, उत्पादन में वृद्धि करेगा, उतना ज्यादा उसका वस्तु बनेगा और उतना ज्यादा वो बेचेगा और उतना ज्यादा वो क्या करेगा? कुल संप्राप्ति में वृद्धि करेगा, यानी कुल संप्राप्ति यानी टोटल रेवेन्यू, पैसे का उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा संप्राप्ति नहीं रेवेन्यू बढ़ेगा, उसका वृद्धि होगा। ठीक है, अतः संप्राप्ति वो करे मूल बिंदु से धनात्मक ढाल वाली सीधी रेखा होती है, क्योंकि उत्पादन के सभी स्तरों पर वस्तु की कीमत एक समान रहती है। ठीक है, उत्पादन के सभी स्तर पर। अब देखिए उत्पादन अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, मान चलिए कि उत्पादन का स्तर क्या होता है? उत्पादन का स्तर मतलब यह हुआ कि कभी 100 वस्तु का उत्पादन किया, कभी यह स्तर ऊपर चले गया, 1000 वस्तु का उत्पादन कर दिया, ठीक है फॉर्मर, ठीक है, कभी नीचे आ गया, चलो 800 वस्तु का उत्पादन कर दिया, मतलब उत्पादन का स्तर कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे जा रहा है, लेकिन एक ही वस्तु बनाना है, मतलब एक ही टाइप का वस्तु को बनाना है, कभी 100 वस्तु को बना डालता है, कभी 1000 वस्तु को बनाना, कभी 800 वस्तु को बना देता है। ठीक है, मतलब उत्पादन का स्तर ऊंचा ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन क्या उत्पादन का स्तर अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो यह वस्तु का दाम भी ऊपर नीचे जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वस्तु का दाम यानी वस्तु की कीमत से कोई रिलेशन नहीं है उत्पादन का स्तर को। ठीक है, यानी उत्पादन के सभी स्तरों पर वस्तु का जो कीमत होगा वो एक समान होगा। फॉर्म में कितना वस्तु का उत्पादन करता है उसका ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, कम वस्तु का उत्पादन करता है, कभी 1000, कभी 5000, कभी 500, इससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है वस्तु की कीमत को। यानी वस्तु की कीमत अगर बदलेगा, अगर चेंज होगा तो वो मार्केट के हिसाब से होगा। मार्केट में क्रेता और विक्रेता उसका क्या हो जाएंगे, उसका एक तरह से वस्तु की कीमत को बदलने यानी परिवर्तन करने में उत्तरदायित्व अगर निभाएंगे तो वो कौन निभाएंगे? क्रेता और विक्रेता। यानी मार्केट की जो स्थिति होगी, मार्केट की स्थिति के अनुसार वस्तु का कीमत यानी वस्तु का जो सामान जो है उसका कीमत निर्धारण होगा। ठीक है, तो उत्पादन का स्तर ऊंचा ऊपर नीचे रहने से कोई दिक्कत नहीं है, उत्पादन घटे या बढ़े लेकिन वस्तु का कीमत एक समान रहती है। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि क्या प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फॉर्म जिसकी बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर नहीं है उसका निर्गत का स्तर सकारात्मक हो सकता है? व्याख्या कीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, 2 लाइन लिखना है आपको। यदि उत्पादन के किसी धनात्मक स्तर पर सीमांत संप्राप्ति जो एक फॉर्म प्रतियोगी लाभ कमाने वाली फॉर्म के लिए सीमांत लागत के बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, या फिर एमआर और एमसी के मूल्य ज्यादा हो या कम तभी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या एक प्रतिस्पर्धा बाजार में कोई लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक निर्गत स्तर पर उत्पादन कर सकती है जब सीमांत लागत घट रही हो? व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो एक फर्म उत्पादन उस स्तर तक करती है
जिस उत्पादन स्तर पर फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। सही बात है, एक फर्म उस स्तर तक यानी उस लेवल तक उत्पादन करेगा, हाई से हाई उत्पादन करना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा वस्तु का उत्पादन करना चाहेगा। ठीक है, अगर फर्म अगर चाहेगा कि हम अगर कोई फर्म 100 वस्तु का उत्पादन करता है, आगे चल के 1000 वस्तु का उत्पादन करेगा, इसका लेवल हाई कर दिया, मतलब उत्पादन का स्तर वो ऊपर कर दिया। यहां उत्पादन का स्तर ऊपर क्यों किया? क्योंकि वह वस्तु को ज्यादा बनाएगा, अगर ज्यादा उसको फायदा होगा, यानी फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगा। अगर अधिकतम लाभ की प्राप्ति ना होगा तो क्या जरूरी है इतना वस्तु का उत्पादन करने का? 100 से और घटा देगा, 90 कर देगा, नहीं करेगा 1000 वस्तु का उत्पादन। तो क्या है कि एक फर्म उत्पादन उस स्तर पर करेगी, उस स्तर तक बढ़ाना चाहती है जिस स्तर तक उसको लाभ अधिकतम मिले। ठीक है, ये चीज आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि उत्पादन किसी धनात्मक स्तर पर अधिकतम लाभ हो रहा है तो निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। एमआर और एमसी को आपस में इक्वल होना जरूरी होगा, यानी एमसी और एमआर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल, यानी विल बी, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सीमांत लागत और सीमांत संप्राप्ति आपस में बराबर होनी चाहिए, सीमांत लागत में वृद्धि हो। ठीक है, ये दोनों शर्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पकाल में एक फर्म पूर्ति वक्र क्या होता है? यानी पूर्ति वक्र विभिन्न कीमतों पर अधिकतम लाभ के लिए अधिकतम लाभ के विभिन्न उत्पादन स्तरों को दर्शाती है, या किसी दी गई कीमत पर अधिकतम लाभ कमाने वाली फर्म अल्पकाल में उत्पादन की यानी उत्पाद की जितनी मात्रा उत्पादन के लिए चयन करती है उसे पूर्ति वक्र कहते हैं। इस प्रकार आपको पूर्ति वक्र का डिफाइन दे रहा है। पूर्ति वक्र वैसे भी आपको आगे भी पढ़ाया गया है और आगे भी नेक्स्ट सेमेस्टर अर्थशास्त्र में भी पूरा जिक्र है शायद इसका, और इसको पूर्ति वक्र के बारे में पिछले भी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने 10 बेस्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की जो क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये चैप्टर 4 है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की, आपको थ्योरी पढ़ा दिया गया। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो आएगा। पार्ट 2 वीडियो में पूरा चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा और एक चैप्टर बचा है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसे खत्म होगा, जैसे आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें आपको जीडीपी निकालने के लिए सिखाया जाएगा, एक राष्ट्र की क्या क्या अवधारणाएं होती है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, उसमें एडम स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 2-4 बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जेएम किन्से के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उनके बारे में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें। और हाँ, अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, आपको रिप्लाई देने का कोशिश किया जाएगा। और इससे भी ज्यादा हम इजी वे अपनाएंगे आप लोगों को समझाने के लिए। अगर समझ में आता है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आता तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।